अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद इमरान स्कोप साइंस अकेडमी के साथ। डियर स्टूडेंट, आज हम आपके साथ मोमेंटम, इम्पल्स, इसी तरह से न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड एमसीक्यूज और उनका सॉल्यूशन आपकी तरफ लेकर आए हैं। हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ चलेंगे, इसीलिए आप वीडियो को एंड तक देखेंगे क्योंकि स्टार्ट में हम आपके साथ बेसिक इसके कंसेप्ट्स और बेसिक एमसीक्यूज और फिर इसी तरह से कॉम्प्लेक्स की तरफ हम चलेंगे। इसीलिए हमारे साथ रहिएगा और वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि जो कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके मिस ना हो। तो वक्त जाया किए बगैर हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। सो डियर स्टूडेंट, पहला एमसीक्यू मैंने लिखा है न्यूटन सेकंड इज द यूनिट ऑफ। डियर स्टूडेंट, मोमेंटम का आपने जो रिलेशन था वो पढ़ा था P इज इक्वल टू एम वी। इस हिसाब से ये बनता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, तो इसका यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड भी है, इसका यूनिट न्यूटन सेकंड भी है। इसके साथ डायमेंशन भी बना लेते हैं, तो एम एल टी माइनस वन ये बनती है इसकी डायमेंशन। तो न्यूटन सेकंड जो है ये किसका यूनिट है आपके पास? मोमेंटम का। अच्छा, अब एक और भी चीज आपने पढ़ी थी, आपके पास जो इंपल्स था, इंपल्स दैट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। इंपल्स जो है वो चेंज इन मोमेंटम के इक्वल था। इसका मतलब जो मोमेंटम या चेंज इन मोमेंटम का यूनिट और डायमेंशन है, यही आपके पास इंपल्स का भी यूनिट और डायमेंशन होगा। तो इस हिसाब से आपका जो करेक्ट आंसर है वो इंपल्स बनता है। अगर यहाँ मोमेंटम होता तो फिर हम मोमेंटम लिखते। तो दूसरा एमसीक्यू है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। डियर स्टूडेंट, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम या फिर टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये हमने पढ़ा था कि ये हमारे पास किसके इक्वल है? फोर्स के इक्वल है। यही चीज हमने ड्राइव की थी न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, कि वैसे तो न्यूटन सेकंड लॉ में हम लिखते हैं F इज इक्वल टू एम ए, लेकिन मोमेंटम के केस में हम इसको डेल पी बाय डेल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दैट इज इक्वल टू फोर्स, तो ये फोर्स के इक्वल होगा। तीसरा एमसीक्यूज है इफ टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ इक्वल मासेस, दो ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास, एक ऑब्जेक्ट आपके पास ये है, दूसरा ऑब्जेक्ट ये है, दोनों के मासेस, इसका मास भी m है, इसका मास भी m है, और मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, तो दोनों ही एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। मतलब कि अगर इसकी वेलोसिटी v है विद सेम स्पीड, इसकी स्पीड v है, इसकी स्पीड भी v है, लेकिन ये स्टूडेंट इसकी डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो हम एक वेलोसिटी के साथ यहां पर लगाएंगे माइनस व्हाट विल बी द टोटल फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो आफ्टर कोलिजन हमने फाइनल मोमेंटम निकालना है। डियर स्टूडेंट, पहले हम निकालते हैं इनिशियल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉल ये है आपके पास mv, और मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉल वो है आपके पास m इंटू माइनस v। अब हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कि हमारे पास फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम आपस में इक्वल होगा, जितना इनिशियल मोमेंटम होगा उतना ही फाइनल होगा। सो इस हिसाब से अगर हम लिखते हैं ये इनिशियल मोमेंटम हमारे पास है mv, ये आपके पास प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस mv, तो mv माइनस mv ये तो हो गया हमारे पास जीरो। इसका मतलब अगर इसका इनिशियल मोमेंटम भी जीरो बनता है तो फाइनल मोमेंटम भी इसका जीरो होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनता है वो आपके पास बनता है जीरो। चौथा एमसीक्यू है हमारे पास 2.5 किलोग्राम स्टोन। आपके पास एक स्टोन है जिसका मास है 2.5 किलोग्राम, इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। इसको हमने रेस्ट से रिलीज किया है, मतलब इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो है। फॉल्स टुवर्ड्स अर्थ, मतलब हमने उसको रिलीज किया है और ये अर्थ की तरफ जा रहा है ऊपर से नीचे। तो 4 सेकंड टाइम उसको आपने दे दिया, 4 सेकंड में द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स मोमेंटम। डियर स्टूडेंट, आपने इसका मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम फाइंड करना है। इनिशियल वेलोसिटी जीरो होने की वजह से इसका जो इनिशियल मोमेंटम है वो होगा mvi, तो वेलोसिटी इनिशियल जीरो होने की वजह से इनिशियल मोमेंटम तो इसका जीरो है। अब फाइनल मोमेंटम की अगर हम बात करते हैं तो फाइनल मोमेंटम होगा mvf। तो ये फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या है इसकी, तो यहां पर हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन vf किसकी इक्वल था हमारे पास, वो था vi प्लस at। लेकिन डियर स्टूडेंट, क्योंकि बॉडी डाउनवर्ड मूव कर रही है इसलिए एक्सेलरेशन की बजाय हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वाला रिलेशन लगाएंगे। सो यहां पर लिखेंगे m इंटू वी आई, इनिशियल वेलोसिटी तो आपके पास जीरो है, तो इस हिसाब से
ये 0 हो गया और m को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो mgt, ये आपके पास फाइनल मोमेंटम का रिलेशन आएगा। सो मास आपके पास है 2.5, g आपके पास होता है 9.8 और टाइम आपके पास है 4 सेकेंड। इसको आप करेंगे सॉल्व और इसका फाइनल मोमेंटम जो है वो फाइंड कर लेंगे। पांचवा एमसीक्यूज है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्विवेलेंट टू, यहां पर लिखा है न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड, थर्ड, यहां नन ऑफ दिस। डियर स्टूडेंट, पहले आप ये देखें कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम आपस में इक्वल होता है। और इनिशियल फाइनल मोमेंटम इक्वल क्यों होता है? अगर हम मोमेंटम या रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम का रिलेशन देखते हैं तो ये हमारे पास इक्वल होता है F क्रॉस टी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहां पर ये आपके पास आ गया एक्शन फोर्स और ये आ गया आपके पास रिएक्शन फोर्स, सो एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल। अब इसकी बजाय ये एक्शन आपके पास, इसकी बजाय लिखें डेल पी इनिशियल बाय डेल टी और इसकी बजाय लिखें माइनस डेल पी फाइनल बाय डेल टी। तो इस डेल टी से डेल टी अगर कैंसिल आता है तो आपके पास टोटल चेंज इन मोमेंटम इनिशियल और टोटल चेंज इन मोमेंटम फाइनल। तो अगर आप देखें तो दोनों मोमेंटम्स इक्वल, लेकिन यहां पर ऑपोजिट डायरेक्शन है। जिस तरह से एक्शन और रिएक्शन इक्वल और इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, बिल्कुल ये न्यूटन सेकंड लॉ के ही इक्विवेलेंट है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक ही होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। छठा एमसीक्यूज है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा? इंपल्स, फोर्स, काइनेटिक एनर्जी या वेट। डिस्टेंट पहले तो ये देखें कि हमारे पास ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है दैट इज इक्वल टू फोर्स, ये तो फोर्स के इक्वल है। इसका मतलब जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल करता है तो उसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो है फोर्स की वजह से, और वो फोर्स कौन सा है? वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। और हमने तो ये पढ़ा हुआ है ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज इक्वल टू वेट, तो ग्रेविटेशनल फोर्स वेट के इक्वल है। तो इस हिसाब से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दैट इज इक्वल टू वेट, तो ये किसके इक्वल होगा? ये वेट के इक्वल होगा। सातवां एमसीक्यूज है चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। डियर स्टूडेंट, न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम हमने पढ़ा था F इज इक्वल टू डेल पी बाय टी। इसका मतलब अगर चेंज इन मोमेंटम हम निकालते हैं ये आ जाएगा आपके पास F क्रॉस टी, और F क्रॉस टी जो है ये तो आपके पास बराबर है इंपल्स के। इसका मतलब ये हुआ कि चेंज इन मोमेंटम दैट इज इक्वल टू इंपल्स, तो ये इंपल्स के इक्वल होगा। आठवें एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। लाइट एंड हैवी बॉडीज हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी। लाइट और हैवी बॉडी दोनों की काइनेटिक एनर्जी हमारे पास सेम है, विच हैव ग्रेटर मोमेंटम। तो उन दोनों में से लाइट और हैवी बॉडी में से मोमेंटम किसका ज्यादा होगा? तो इसके लिए देखें हमने जो मोमेंटम का रिलेशन पढ़ा है P इज इक्वल टू mv, ये किसकी इक्वल है? mv की इक्वल है। सो एक हमने जो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन पढ़ा है वो है 1/2 mv स्क्वायर। तो सबसे पहले एक काम करते हैं कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन बनाते हैं। तो यहां पर हम 2 को इधर ले आते हैं तो ये बन जाता है 2 काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू mv स्क्वायर। हम इधर भी m मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इधर भी मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाएगा 2m काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू m स्क्वायर v स्क्वायर। तो m स्क्वायर v स्क्वायर ये तो हमारे पास बनता है मोमेंटम का स्क्वायर, तो 2m काइनेटिक एनर्जी, और फिर हम बोथ साइड पे स्क्वायर कर लेते हैं इधर भी और इधर भी। तो आपके पास जो मोमेंटम आता है ये आता है 2m काइनेटिक एनर्जी और इसका स्क्वायर रूट। 2 भी कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी भी हमारे पास कांस्टेंट है, तो इस हिसाब से मोमेंटम हमारे पास मास के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये हुआ कि जिसका मास ज्यादा होगा उसका मोमेंटम ज्यादा होगा। लाइट बॉडी का मास कम है इसलिए लाइट बॉडी का मोमेंटम भी कम होगा। नो एमसीक्यूज आर 2 न्यूटन फोर्स एक्ट ऑन अ मास। हमारे पास 2 न्यूटन की फोर्स एक ऑब्जेक्ट पर एक्ट कर रही है। इफ मोमेंटम ऑफ मास चेंजेस, अगर उस बॉडी का उस मास का मोमेंटम चेंज हो रहा है 120 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, देन फोर्स एक्ट फॉर अ टाइम
तो ये जो 2 न्यूटन की फोर्स है ये कितने टाइम के लिए उस मास पर एक्ट करेगी, तो आपने टाइम फाइंड करना है। बहुत सिंपल सा है, आपने पढ़ा है F इज इक्वल टू डेल पी बाय टी, और टी को आप ले इधर, तो चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय फोर्स, चेंज इन मोमेंटम 120 है, फोर्स आपके पास 2 है, तो ये आपके पास बनता है 60 सेकेंड का टाइम बनता है। तो 60 सेकेंड के लिए ये 2 न्यूटन की फोर्स एक्ट करेगी। 10वां एमसीक्यूज है, टू रेलवे ट्रक्स ऑफ मासेस m एंड 3m। डियर स्टूडेंट, हमारे पास दो रेलवे ट्रक्स हैं। सपोज करते हैं एक रेलवे ट्रक हमारे पास ये है और दूसरा रेलवे ट्रक हमारे पास ये है। दो रेलवे ट्रक्स हैं, एक का मास हमारे पास m है और एक का मास हमारे पास 3m है, मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर। तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, दोनों की वेलोसिटी एक दूसरे की तरफ है, या यूं कह दें कि दोनों की वेलोसिटी ऑपोजिट है। सो टूवर्ड्स ईच अदर विद स्पीड, m की जो स्पीड है वो 2v है और 3m की जो स्पीड है वो v है। इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से हम इसको -v से रिप्रेजेंट करते हैं। द ट्रक्स कोलाइड, दोनों ट्रक्स आपस में कोलाइड करेंगे एंड स्टिक टुगेदर, कोलाइड करेंगे और स्टिक हो जाएंगे। जब ये स्टिक होंगे तो दोनों ट्रक्स एक बॉडी बन जाएंगे, सिंपल बॉडी, और उनकी जो वेलोसिटी होगी वो कॉमन वेलोसिटी बन जाएगी। सो व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रक आफ्टर कोलिजन? तो आपने आफ्टर कोलिजन इनकी फाइनल स्पीड या स्टिकिंग स्पीड या फिर इनको आप कॉमन वेलोसिटी भी कह सकते हैं, वो फाइंड करनी है। डियर स्टूडेंट, पहले हम इसका इनिशियल मोमेंटम निकालते हैं। इसका, इस ट्रक का जो इनिशियल मोमेंटम होगा, देखिए इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, मास एंड वेलोसिटी, इसी तरह से प्लस इसका मास एंड वेलोसिटी माइनस v, तो ये आपके पास बनेगा 2mv और ये हमारे पास बनेगा -3mv। तो आपके पास 2mv माइनस 3mv, ये बना -mv। ये आ गया आपके पास इनिशियल मोमेंटम। जो फाइनल मोमेंटम है वो है मास आपके पास इसका m है, m प्लस इसका मास m और वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं v डैश से। इसका मास हमारे पास है 3m और इसकी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे हम v से। स्टिक होने के बाद दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे, इसलिए फिर हम माइनस यूज नहीं करेंगे। सो इस हिसाब से इसको भी v डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, तो mv डैश प्लस 3mv डैश, ये बन गया आपके पास 4mv डैश। दोनों को v डैश इसलिए लिखा है क्योंकि टकराने के बाद कोलाइड करेंगे, स्टिक करेंगे, इनकी वेलोसिटी सेम हो जाएगी, कॉमन वेलोसिटी हो जाएगी। सो डियर स्टूडेंट, हमने जो पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक कि हमारे पास फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम आपस में इक्वल होगा। सो फाइनल मोमेंटम हमारे पास है 4mv डैश और इनिशियल मोमेंटम है -mv। माइनस डायरेक्शन को शो कर रहे हैं, इसको इग्नोर कर दें क्योंकि गिवन जो एमसीक्यूज के जो ऑप्शन है उसमें माइनस यूज नहीं होता। सो इस हिसाब से आपने v डैश निकालना है, तो v डैश दैट इज इक्वल टू mv ओवर 4m। तो m से m कैंसिल हो जाएगा, तो v डैश आपके पास 1/4v, या इसको आप v/4 भी लिख सकते हैं। तो आपके पास ये फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ये थोड़ा लॉजिकल एमसीक्यूज था लेकिन बहुत ही आसान था। स्टूडेंट, 11वें एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। ये 4 ग्राफ्स बनाए हुए हैं। अब ये जो ग्राफ बनाया है हमने, ये है आपके पास मोमेंटम अलोंग y एक्सिस और टाइम अलोंग x एक्सिस। तो ये हमारे पास क्या है, ये है मोमेंटम टाइम ग्राफ। सो ग्राफ बेस्ट शो वेरिएशन विद टाइम ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी एक्सीलरेटेड बाय कांस्टेंट फोर्स। इनमें से कौन सा ग्राफ जो है वो कांस्टेंट फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा? डियर स्टूडेंट, आपके पास परपेंडिकुलर है मोमेंटम, ये आ गया आपके पास परपेंडिकुलर, और नीचे है हमारे पास बेस। जैसे कि आप लोगों को बताया था, मोमेंटम है y एक्सिस पर और टाइम है x एक्सिस पर। तो राइज ओवर रन ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा हमारे पास स्लोप। और इस वक्त रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स। तो इन चारों ग्राफ्स में से आप देखेंगे कि किसका स्लोप कांस्टेंट होगा। डियर स्टूडेंट, अगर आप इसे देखें तो इसका स्लोप हमारे पास कांस्टेंट आता है। इसका मतलब यही वो ग्राफ है जो कांस्टेंट फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां भी फोर्स वेरी कर रही है, यहां भी फोर्स वेरी कर रही है, यहां तो मोमेंटम में चेंज ही नहीं है। सो इस हिसाब से ये हमारे पास जो ग्राफ है ये कांस्टेंट फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्टूडेंट, 12वें एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं।
In an isolated system, total momentum before after collision remains constant. Which one is correct? तो हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास जो टोटल मोमेंटम होता है, जो हमारे पास नेट मोमेंटम होता है, दैट इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होता है। और दूसरा, अगर आपके पास सिस्टम आइसोलेटेड है, इसका मतलब ये होगा कि देयर इज नो चेंज इन मोमेंटम, हमारे पास चेंज इन मोमेंटम नहीं होगा। और इसकी एक कंडीशन थी, जब सिस्टम आइसोलेटेड होता है तो सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस दैट इज इक्वल टू जीरो। तो सब एक्सटर्नल फोर्सेस का सम हमारे पास जीरो होता है, इसका मतलब नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी। सो जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो ये बनता है कि हमारे पास जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है दैट इज इक्वल टू फोर्स, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स की इक्वल है और आइसोलेटेड सिस्टम में कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती। सो डियर स्टूडेंट, ये थे हमारे पास कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज जो मोमेंटम, इंपल्स, न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड थे। उम्मीद है आप लोगों ने इनको एंजॉय किया होगा। इसी तरह से हम अपने अगले लेक्चर्स भी अपलोड करते रहेंगे रेगुलरली। थ्योरी को भी स्टडी करें और इन एमसीक्यूज को भी देखें कि इनको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा, स्लो एंड स्टडी आपकी लेक्चरशिप की, इंट्री टेस्ट की तैयारी बेहतरीन हो जाएगी। और हमारे रेगुलर नोटिफिकेशंस इंशाल्लाह इसी तरह से आपको मिलते रहेंगे, लेकिन उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को टच कर दें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।